नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग का जैसा आपको पता है यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए जीएस का जो पार्ट है पेपर 1, 2, 3 का, उसको लेकर आज चल रहे थे लगातार। तो अभी क्या है, हम लोग पार्ट वाइज जैसे एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स और एक पर्टिकुलर क्लास में जो है प्रॉपर आपका यूपी स्पेशल को कवर अप यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो अलग अलग अभी कर रहे थे उसको कंपाइल्ड रिवीजन जो है इस सेशन में मेरे द्वारा उपलब्ध आपको कराया जा रहा है। तो लगातार 4 दिन या 5 दिन के सेशन ये है जिसमें हम लोग कंप्लीट रूप में रिवीजन करेंगे इस चीज को। उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का यूपीएससी मेंस के लिए। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन से, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी करंट अफेयर का सेशन में लेकर आता हूँ। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोग का भूकंप और भूकंप से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है आपके, और मेंस में तो आता ही आता है। आप 2018, 19, 20 पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भूकंप देखेंगे, भूकंप के सभी एक्सपर्ट्स को देखेंगे। भूकंप होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके नापने की विधियां क्या होती हैं, और पूरे विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्र या बेल्ट जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भूकंप। अंतरजात आकस्मिक बल, अंतरजात आकस्मिक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले तीव्र गति के कंपन को ही भूकंप के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अंतरजात मतलब का बल का मतलब है कि जो इनर फोर्स है पृथ्वी के अंदर की, उसके कारण जो है जो उसके अंदर बदलाव होता है या जो घटनाक्रम होता है उसके वजह से पृथ्वी की सतह पर जो कंपन महसूस होती है उसे ही भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूकंप की उत्पत्ति भूकंप मूल से भूकंप तरंग के रूप में होती है। जो भूकंप मूल मतलब कि जहां से इसकी उत्पत्ति, उसे भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। तो भूकंप की उत्पत्ति जो होती है उस क्षेत्र को भूकंप मूल बोलते हैं, जहां से निकल रहा है भूकंप। और वो किस मामले, किस पैटर्न में होती है, तरंगों के रूप में होती है। भूकंप मूल की जो गहराई होती है ना, उसी के आधार पर इसे 3 प्रकार में विभाजित किया गया। गहराई का मतलब, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये सतह है मान लीजिए पृथ्वी की, ये ठीक है, ये सतह है पूरी। तो इस सतह से कितना, जैसे ये है तो यहां पर से उठ सकता है भूकंप, और नीचे से उठ सकता है, या एकदम सतह पर से उठ सकता है। तो उसकी सतह के आधार पर ना इसको बांटा गया है 3 पार्ट में, कि जितनी उसकी गहराई होगी उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। और भूकंप मूल की गहराई अधिक होने पर भूकंप की तीव्रता में कमी आती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई यहां से उठ रहा है भूकंप, ये सतह से नीचे है काफी, तो इसकी तीव्रता कम होगी। सबसे अधिक तीव्र और घातक कौन सा होगा, जो सतह के नजदीक से भूकंप उठा होगा। ठीक है, तो यही इसमें कहना जा रहा है। इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण जो है किया जा रहा है। आइए इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भूकंप के प्रकार जो अगर पूछता है तो उसमें सबसे पहला आपका उथला भूकंप आता है। तो क्या नाम दिया गया, उथला भूकंप। इसमें भूकंप मूल की गहराई सतह से कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि ये पूरा पृथ्वी मान लीजिए गोल है आपकी, तो ये आपका पृथ्वी का ऊपरी भाग हो गया जिसमें आप हम लोग हैं। अब उसकी गहराई अगर 50 किलोमीटर तक है तो इसे क्या कहते हैं, उथला भूकंप के नाम से जाना जाता है। इससे उत्पन्न भूकंप ही क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। ठीक है, 50 किलोमीटर अगर रेंज है भूकंप की, इस भूकंप के कारण जो है विनाश अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। सबसे पहले उथला भूकंप कौन सा है प्रकार, उथला भूकंप, ध्यान दीजिएगा। दूसरा भूकंप है मध्यम भूकंप, कहते हैं इसको मध्यम भूकंप। इसमें क्या होता है, भूकंप मूल की जो गहराई होती है 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक की होती है। यानी यहां से लेकर अगर यहां तक गहराई तक है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, मध्यम भूकंप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसे कहेंगे मध्यम भूकंप। यह मानव द्वारा महसूस किए जाते हैं, सामान्यतः यह विनाशकारी नहीं होते। जो हल्के फुल्के झटके आते हैं उसे वो मध्यम भूकंप की श्रेणी में उनको रखा जाता है। और उनकी गहराई भूकंप मूल से कितनी होती है, 50 से 250 किलोमीटर। मतलब ये जो भूकंप मूल है वो क्या है, वो जगह है जहां से भूकंप की तरंग निकल रही है। ठीक है, तो इसकी जो गहराई होगी, अगर हम इसको पृथ्वी मानते हैं, गोला पृथ्वी है और ये सतह है चारों तरफ, तो ये सतह से अगर 50 किलोमीटर बस अंतर है, ये 50 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है यहाँ तक का भूकंप मूल, ये मान लीजिए भूकंप मूल है, और ये अगर 50 किलोमीटर है तो इसे क्या कहेंगे, उथला भूकंप कहेंगे। और अगर ये 50 से 250 किलोमीटर है और यहां से भूकंप आ रहा है, तो क्योंकि इसकी एनर्जी रास्ते में बहुत वेस्ट हो जाएगी, इसलिए किस नाम से जाना था, मध्यम भूकंप के नाम से। और ये क्या है, कम विनाशकारी होता है।
यह उथला भूकंप आपका। ठीक है। तीसरा होता है गहरे भूकंप। इसमें भूकंप मूल की गहराई 250 से 750 किलोमीटर तक की होती है, यानी कि एक तरीके से बहुत नीचे ये होता है, इसे गहरे भूकंप कहा जाता है। और ये हम लोग जो है इसको अनुभव ही नहीं कर पाते, मनुष्य द्वारा इसका अनुभव ही नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये जब अनुभव ही नहीं किया जाए तो विनाशकारी भी नहीं होगा। भूकंप के समय जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। किस ऊर्जा के नाम जाना जाता है? प्रत्यास्थ ऊर्जा के नाम से ये जाना जाता है। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हमने तीन श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले हमने देखा कि भूकंप को हमने तीन रूप में दिया प्रकार में। पहला रखा उथला भूकंप, दूसरा रखा मध्यम भूकंप और तीसरा रखा गहरे भूकंप। ठीक। और जब ये निकलती है, जब भूकंप आता है ना, तो ऊर्जा निकलती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। और उनको हम उन ऊर्जा के आधार पर हम इनको तीन श्रेणियों में बांटते हैं भूकंप को। क्या क्या है? पहला है प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव्स, और इन्हें शॉर्ट में पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव्स के नाम से इनको जाना जाता है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए। अब इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण क्या क्या तथ्य है इसके संदर्भ में, उसको देख लीजिए एक बार आप लोग। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है प्राथमिक तरंगों के, जिसे प्राइमरी वेव्स के नाम से जाना जाता है? ये जो भूकंप आता है तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जो तरंग है उसे क्या कहा जाता है? पी वेव्स के नाम जाता है, पी वेव्स के नाम से जानता है। तो जब भूकंप उत्पन्न होता है तो सबसे पहले ये प्राथमिक तरंगे ही उत्पन्न होती, क्योंकि सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? प्राथमिक तरंगे रखा गया। इनकी जो औसत गति है ना, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। औसत गति कितनी होती है? देखिए प्रीलिम्स के भी फैक्ट है ये, कि भूकंप उत्पत्ति के संदर्भ दौरान सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है पी वेव्स। ऐसा नहीं सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहां से आते हैं आपके। ठीक। तो किस नाम से जानते हैं इसे? प्राथमिक तरंग। और उसकी अगर औसत गति की बात करें इस तरंग की, तो कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पी वेव्स जो है तय करती है। ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। इनमें तरंगों के अणुओं की गति तरंग की दिशा में समानांतर होती है, और इसे दबाव वाली तरंग भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर एक दिशा में बह रहा है तो उसी दिशा में ये बढ़ती चली जाती है, इस तरीके से कुछ इसका हो जाता है। ठीक। और ये तरंग जो पी वेव्स है ना, ये ठोस, तरल, सभी माध्यमों में संचरण कर सकती है। मतलब ये जमीन पर भी और पानी के अंदर भी महसूस की जा सकती है। तो ये हो गई पी वेव्स। हमने बताया कि तरंगों के आधार पर उनकी ऊर्जा के आधार पर हमने तीन प्रकार की तरंगों में विभक्त किया है जो भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। उसमें सबसे पहले ये प्राथमिक तरंग। नंबर सेकंड है हमारी द्वितीयक तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में यस वेव्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, यस वेव के नाम से। ये जो तरंग है ना, ये प्राथमिक तरंग के बाद उत्पन्न होती है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बार सेशन लाइक शेयर जरूर कर दिए सभी लोग, प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें सभी लोग। चलिए, तो दूसरी तरंग क्या है? द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग के नाम से जाना जा रहा है, और इसे ये प्राथमिक के बाद उत्पन्न होती है। ये विध्वंसक तरंग होती है, इससे नुकसान होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। इसकी गति कम है, लेकिन सबसे अगर घातक पूछे आपसे, तो अगर आपसे क्वेश्चन प्रीलिम से पूछता है कि सबसे घातक तरंग कौन सी है भूकंप के दौरान, तो एस वेव्स जो होती है सबसे घातक होती है। सबसे पहले उठने वाली तरंग होती है पी वेव्स, लेकिन वो घातक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो एक दिशा में बढ़ती हुई चली जाती है और धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा का क्षरण कर देती है, लेकिन वो शॉक देती है, लेकिन उतना नुकसान नहीं करती। क्यों? देखिए, इसकी औसत गति जो होती है 3 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ठीक है। उसकी 8 किलोमीटर पर सेकंड थी, इसकी कितनी है? 3.5 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड। और ये सिर्फ ठोस माध्यमों में गमन करती है और अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। ठीक।
तो दोनों में सबसे घातक की अगर बात हो तो कौन हो गई आपकी एस वेव्स। तीसरी है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तीसरी तरंग क्या है? धरातलीय तरंग। ये क्या है? इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। यह केवल धरातलीय भाग पर गमन करती है, मतलब ऊपरी ऊपरी हिस्से पर ही ये चलती है, जो तीसरी तरंग है। औसत गति इसकी कितनी है? 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और सर्वाधिक विनाश अगर होता है तो इन्हीं तरंगों के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऐसे और ऐसे दोलन करती हुई चलती है, मतलब ये ऐसे इस प्रकार से चलती है। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा नुकसान होता है, डैमेज ज्यादा होता है। ठीक, धरातलीय तरंगें लॉन्गिट्यूड। जैसा कि बात किया गया, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से चलेगी। इससे क्या होता है? एक जिगजैग श्रेणी में चलती है। इसके माध्यम से क्या होता है? नुकसान ज्यादा होता है, और ये भी सभी माध्यमों में गमन कर सकती है। तो हमने क्या देखा है, इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। ये जो है द्वितीयक तरंग, ये सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है। ये जो है प्राथमिक ठोस और तरल दोनों माध्यम में चलती है। और आपकी जो धरातलीय तरंग यानी लॉन्गिट्यूडल वेव्स है, ये सभी माध्यमों में गमन करती है और सबसे अधिक विनाशकारी भी होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि इनको ऊर्जा के आधार पर तरंगों को हमने 3 श्रेणी। तो हमने देखा कि भूकंप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उथला, मध्यम और गहरे भूकंप। ठीक है, ये तो हमने ये चीज देखी। उसके बाद हमने देखा कि भूकंप मूल से जो भूकंप निकल रहे हैं, मतलब उनकी जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को के आधार पे हमने 3 तरंगों में इसको बांटा है। ठीक है, 3 तरंगों में बांटा। और फिर हमने देखा कि वो किस किस तरीके से, कौन सी तरंग जो है कितना घातक है, इन सभी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब हम इसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि भूकंप को मापते कैसे, मापने की कौन कौन सी, यानी नापने की विधियां कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन देखिए किसी प्रकार से आ सकता है मेंस में, और यहां से तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है आपके। भैया क्वेश्चन क्या बना कि भूकंप, मेंस की अगर बात करें, क्वेश्चन बन रहा है सीधा कि भूकंप को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। भूकंप को परिभाषित करते हुए इनको, इसके मापने की विधियों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, तो हमने पहला देखा भूकंप के प्रकार। दूसरा पार्ट देखा हमने उसका कि उसके दौरान निकलने पर उसकी ऊर्जा के माध्यम, जो ऊर्जा संचरण होता है पृथ्वी पर, उसके माध्यम से कितने प्रकार की तरंगे धरातल पे आती हैं और कौन सी किस प्रकार की कितनी विनाशकारी होती हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं इनको मापने या परिमाण की कौन किसी। एक मिनट का समय दीजिएगा। गुड इवनिंग मोहित शर्मा, स्वागत है बहुत आपका। कमेंट बाद में देखा मैंने। चलिए, अब देखते हैं इसको मापने की तरीका। ठीक है, तो 2 प्रकार से भूकंप का क्या होता है, मापन किया जाता है। पहला है भूकंप का परिमाप। भूकंप का परिमाप यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग रिक्टर स्केल पर मापते हैं। रिक्टर क्या है? एक स्केल है जिसमें भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। ठीक है, तो रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। पूर्णतः यांत्रिकी विधि पर यह आधारित होता है। परिमाप, परिमाण जो होता है भूकंप से उत्पन्न कुल ऊर्जा को बताता है। रिक्टर स्केल पे जो हम लोग भूकंप नापते हैं वो क्या बताता है कि कितनी एनर्जी निकली इस भूकंप से। ठीक है, तो जो हम लोग नाप रहे हैं भूकंप का परिमाप रिक्टर स्केल पे कर रहे हैं, यांत्रिकी विधि पर आधारित है। और कुल निकलने वाली ऊर्जा के आधार पे ये भूकंप को श्रेणीबद्ध करता है कितने पैमाने का। जैसे कहते हैं ना 8 रिक्टर स्केल का भूकंप है, 7 रिक्टर स्केल का भूकंप है। तो ये जो स्केल है ये उस ऊर्जा को बताता है। ठीक, भूकंप का परिमाण किसी भी एक भूकंप के लिए कोई एक निश्चित संख्या होती है। जैसा मैंने बताया 1 2 3 से लेकर 8 10 तक भी होता है। ठीक, तो पहला हो गया भूकंप का परिमाप विधि। दूसरा है भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी के आधार पर नापना। इसको जो है नापा जाता है संशोधित मॉडिफाइड मार्केले स्केल के द्वारा। संशोधित मार्केले स्केल के द्वारा जो है नापा जाता है, जिसमें हम क्या नाप रहे हैं? इंटेंसिटी नाप रहे हैं। इसके माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता का पता लगता है। यह जो है
मानवीय और वैज्ञानिक अनुभूति पर आधारित होता है। वो जैसे मैंने बताया, ये वाली ये सिर्फ और सिर्फ यांत्रिकी यानी कि फुल फिजिक्स पर आधारित है, इस पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं। लेकिन ये जो है आपकी ना संशोधित मार्कली स्केल, ये मानवीय और वैज्ञानिक अनुभूति पर आधारित होता है, भूकंप के विनाशकारी प्रभाव को बताता है या मापता है। वो आपके विनाश को नहीं बता पाता है जो रिक्टर स्केल है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऊर्जा निकलने को बता रहा है, तो ऊर्जा से आप नहीं बता सकते कि भैया इससे कितना नुकसान होगा। और दूसरी बात, जो मर्केली स्केल है संशोधित, वो देखती है कि जो स्ट्रक्चर्स है वो कितने हैं पर्टिकुलर क्षेत्र में, और इतनी एनर्जी इंटेंसिटी का अगर भूकंप आते तो कितना विनाश होगा। ठीक है। भूकंप की तीव्रता विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। सामान्यतः अभिकेंद्र की दूरी के साथ साथ तीव्रता कम होती जाती है। अभिकेंद्र मतलब जैसे मान लीजिए यहां से भूकंप निकला, ठीक, ये रहा इसका भूकंप मूल जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये ऊपर पहुंचा, यहां से जैसे फैला, इधर फैलेगा इधर फैलेगा, तो जैसे यहाँ जो पर्टिकुलर जो इसके जस्ट ऊपर का पृथ्वी का हिस्सा होगा, जहां जिसके नीचे भूकंप मूल है, यहाँ का पर्टिकुलर एरिया सबसे अधिक प्रभाव होगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इधर उधर, यहाँ क्या होता जाएगा, इसकी स्थिति क्या है, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि ऊर्जा आपको पता है, जब ऊर्जा समाप्त होगी तो वो विनाशकारिता भी उसकी धीरे धीरे समाप्त होता है। ठीक है। तो अभी केंद्र की दूरी के साथ क्या होती है, इसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी जो है कम होती चली। अब हमने देखा, तीन चीजें देख ली इसमें। पहला हमने देखा भूकंप क्या है, फिर हमने देखा कि भूकंप के प्रकार, तो उछला, गहरा और मध्यम आकार के तीन भूकंप देखे। और हमने देखा भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा के आधार पर इनमें से तीन तरंगे निकलती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, तीनों के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि भूकंप को मापते कैसे हैं। तो दो प्रकार हमने देखे भूकंप को मापने के। पहला हमने बताया रिक्टर स्केल, दूसरा बताया संशोधित मार्कले स्केल। इन चीजों पर अब तक चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं अपने अगले स्टेप पर। भूकंप के जो क्वेश्चन का पार्ट बनता है वो हो सकता है कि भूकंप के कारण क्या होते हैं। भाई हमने जान लिया भूकंप क्या है, नापते कैसे हैं, प्रकार कितना है, और तरंगों के बारे में। और अगर क्वेश्चन मेंस में आता है कि भूकंप क्या है, इनके उत्पत्ति के कारण बताइए, जैसा कि यूपीपीसीएस मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, उत्पत्ति के कारण। तो आइए देखते हैं। सामान्यतः भूकंप के कारकों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। ठीक। बाह्य कारक में कौन कौन से कारक होते हैं? बाह्य का मतलब ये पृथ्वी है। ठीक। इसके बाहर के जो कारक बनते हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है उसे क्या कहा जाएगा? बाह्य कारक कहा जाएगा। और पृथ्वी के अंदर से जो घटनाक्रम होगा जिसकी वजह से भूकंप आएगा उसे क्या कहेंगे? आंतरिक कारक कहेंगे। तो पहले देख लेते हैं बाह्य कारक। सबसे पहला क्या है? उल्का पिंड का टकराना। आपको पता है कि बहुत सारे उल्का पिंड जो है हमारे पृथ्वी के आसपास से गुजरते रहते हैं। अमूमन आप लोग पढ़ते भी होंगे अखबारों में कि इतने किलोमीटर से निकल गया, इतने लाख किलोमीटर से निकल गया। तो अगर वो उल्का पिंड का कोई छोटा टुकड़ा, वहां का उल्का पिंड का छोटा टुकड़ा भी यहाँ पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर उल्का पिंड को टकराता है तो उस एरिया के आसपास के क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होता है। तो पहला भूकंप उत्पन्न होने का बाह्य कारण क्या है? उल्का पिंड का टकराना। टकराना है ये। दूसरा है भूस्खलन या हिमस्खलन। पहाड़ों पर अक्सर आप देखते रहते होगी, हिमाचल में या इधर उधर के क्षेत्रों में, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन की और भूस्खलन की न्यूज आप लोग को आती रहती होगी। तो जब बहुत बड़ा भूखंड, ठीक है, बहुत बड़ा भूखंड सरकता है तो उसके द्वारा भी क्या होता है, पृथ्वी पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भूकंप की जो क्या कहते हैं घटनाक्रम महसूस किया जाता है। ठीक है। तो दूसरा बाह्य कारण क्या हो गया? भूस्खलन या हिमस्खलन। तीसरा है परमाणु, हाइड्रोजन या डायनामाइट विस्फोट। जिस क्षेत्र में, जैसे कि पोखरण में आप लोगों को पता होगा, वहां पर जब टेस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा हमारे यहाँ परमाणु बम को, तो वहां पे बताते हैं कि ठीक 5-6 की मात्रा तक का रिक्टर स्केल पर भूकंप को जो है नोटिस किया गया था पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है। तो ये भी एक बाह्य कारण का बाह्य कारक है किस चीज का? भूकंप का। चौथा है बांध या जलाशयों का दबाव। जहां पर बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जलाशय होते हैं, तो वहां के जो नीचे जो होता है ना, उसके नीचे की जो जमीन है काफी दबाव महसूस करती है पानी के बोझ की वजह से, और उसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन की वजह से उस आसपास के क्षेत्र में भूकंप के झटके लगातार महसूस होते रहते हैं। तो ये भी क्या है? बाह्य कारण है, क्योंकि सब पृथ्वी के ऊपर से दबाव के कारण या ऊपरी बाहर से आए हुए ऐसे प्रभावित फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? भूकंप को उत्पन्न कर रहे हैं। ये हो गए बाह्य कारक।
अब देखते हैं आंतरिक कारक क्या है भूकंप के आने के। आंतरिक कारक जैसा मैंने बताया आप लोगों को, आंतरिक कारक कि जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो रहे हो और भूकंप ला रहे हो, उनको क्या कहा जाता है? आंतरिक कारक कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहला है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये क्या है? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक, प्लेट्स हैं। नहीं पता तो डिटेल ज्योग्राफी क्लास जब पढ़ेंगे जान जाइएगा। पृथ्वी जो है कई प्लेट्स से बनी हुई है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरीके की प्लेट्स नाम दिया गया उनको। और ये प्लेट्स जो है ना हमेशा मूव कर रही हैं, कोई इधर मूव कर रही है, कोई इधर मूव कर रही है। जब कोई दो प्लेट आपस में टकराती है, उस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा की वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। तो पहला आंतरिक कारण क्या हो गया? प्लेट विवर्तनिका। दूसरा है ज्वालामुखी क्रियाएं। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी लावा उद्भेदन से होता है। जब प्रेशर बिल्डअप होता है और अचानक से ये फूटता है लावा बाहर निकलने के लिए, तो क्या होता है? एक कंपन उत्पन्न करता है अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी क्या होता है? भूकंप आते हैं। और ये भी इनर फैक्टर है, यानी कि आंतरिक कारक है किसका? भूकंप आने का। यह भ्रंशन या अतः भ्रंशन, भ्रंशन मतलब जैसे कि कुछ पृथ्वी का कोई, जैसे कोई किसी पृथ्वी के किसी पार्ट में क्या होता है? जमीन धंस जाती है, ठीक है, या कहीं की जमीन धंसने की वजह से कहीं ऊंचाई हो जाती है। ये धसान और उठान के कारण भी जो होता है, ये भी अंदर इसी की वजह से हो रहा होता है। लेकिन इस भ्रंशन और अंतर्भ्रंशन के कारण भी भूकंप देखने को मिलते हैं। दूसरा है भू संचलन। जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसके माध्यम से भी कभी कभी क्या होता है? कुछ भूकंप के झटके हल्के मामले में हमें देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए? इनर फैक्टर हो गए आपके भूकंप के। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। अब जो भूकंप पे अंतिम क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे यूपी पीसीएस के, वो बनता है भूकंप का भौगोलिक वितरण। भूकंप का भौगोलिक वितरण। देखिए, विश्व में भूकंप का वितरण उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जो भूगार्भिक रूप से अपेक्षाकृत अति व्यवस्थित है, मतलब कि जो छिछले क्षेत्र है, ठीक है। भूकंप, विश्व में भूकंप की कुछ विस्तृत पेटियां हैं जो इस प्रकार इनको बांटा गया है, ठीक है, जो वैश्विक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर। पहली है इसमें प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। सबसे पहली और सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला क्षेत्र कौन सा है? ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। यह विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा पहली बात। यहाँ संपूर्ण विश्व का 63% जो है भूकंप आता है। कहां पर? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र आते हैं। तो सबसे अधिक जो विस्तृत पेटी है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। 63% कुल भूकंप का जो आता का जो फैक्टर है, उसका 63% भूकंप जो है अकेले यहीं पर आता है। सेकेंडरी है आपकी, दूसरे नंबर की है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी में विश्व का 21% भूकंप आता है। यह जो है यह प्लेटीय अभिसरण का क्षेत्र है। यहाँ पे प्लेट का अभिसरण होता है, मतलब जैसा मैंने बताया कि प्लेट विवर्तनिका वाला यहाँ पे बेसिकली पाया जाता है। और यह मेखला जो है आपकी केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पार कर काकेसस और हिमालय आदि तक जो है फैली हुई है, ठीक है। तो 21% हिस्सा भूकंप का आपका कहां देखने को मिलता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तीसरा हिस्सा जहां पे भूकंप महसूस किए जाते हैं वो है मध्य अटलांटिक पेटी। यह मध्य अटलांटिक कटक से आइसलैंड तक जो है विस्तृत है। इसमें सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। इसमें सामान्यतः जो भूकंप आते हैं वो कम तीव्रता के वाले होते हैं। सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप जो आते हैं वो हमने जो पहले वाला बात की ना, ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि 63% हिस्सा, यानी कि सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र अगर है तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। उसके जस्ट बाद मध्य महाद्वीपीय तटीय पेटी है और उसके बाद आपकी आती मध्य अटलांटिक पेटी। देखिए इतना ही लिखना है आपको मेंस में, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। मैंने इसलिए एकदम कंसाइज्ड मैटर रखा हुआ है यहाँ पर कि ताकि दुनिया भर का चाहता तो मैं कचरा भर देता इसमें, लेकिन इतना मैटर आपको लिखना होता है। इतने में ही आपका
8 नंबर या 12 नंबर का जो भी सवाल आता है मेंस में वो लिखा जाएगा। ठीक है, जब आपका लिख के देखोगे तो अपने आप शब्दों की संख्या बहुत, क्योंकि क्वेश्चन अकेले नहीं आएगा कि इनके वितरण बताइए, सीधे आएगा और पूछता भी तो आपको पहले बताना पड़ेगा भूकंप क्या है। पहले पूछेगा भूकंप क्या है, उसके बाद पूछ जुड़ेगी 2-3 तरीके से, जैसा मैंने पहले बताया, या तो प्रकार पूछेगा, जय हिंद राहुल स्वागत है, या तो प्रकार पूछेगा भूकंप के साथ, या पूछेगा उससे निकलने वाली तरंगों के बारे में, या तो पूछेगा उनको मापन की विधि, या तो पूछेगा उनका विश्व में वितरण। यही 4 चीजें पूछती है, पूछा जाता है, सिलेबस में भी यही दिया हो। तो आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग तैयार करिए। मैंने चारों पॉइंट बता दिए आपको कि भूकंप क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, साथ में हमने बात की तो उससे निकलने वाली ऊर्जा के आधार पर तरंगों का वितरण, फिर हमने बात की मापने की विधि, 2 प्रकार से, रिक्टर स्केल और मर्कले स्केल पर इसको नापा जाता है, फिर हमने बात किया इसका वितरण किस किस क्षेत्र में है। ठीक है, और कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां पे हल्की मात्रा में भूकंप आते हैं, वो है आपके पूर्वी अफ्रीका की लंबी भूभ्रंश घाटी, अदन की खाड़ी और अरब सागर तक का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। इसमें भी हल्की मात्रा वाले भूकंप हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया भूकंप के बारे में। अब उसी से जुड़ा हुआ एक और फैक्टर जिसे सुनामी के नाम से जाना जाता है उसको देख लेते हैं। सुनामी, सुनामी क्या होती है और इससे जुड़े हुए जो फैक्टर्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। देखिए सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है, इसमें सु का अर्थ है तीव्र, और तीव्र तरंग, सु का अर्थ है तीव्र तरंग, और नामी का अर्थ होता है बंदरगाह। ठीक, अर्थात वह समुद्री तरंग जो बंदरगाह को प्रभावित करे, यानी कि वो समुद्री तरंग जो बंदरगाह की तरफ तेजी से बढ़ रही हो, वो तीव्र तरंग जो बंदरगाह की तरफ तेजी से बढ़ रही है, उसको किस नाम से जानते हैं, सुनामी नाम से जाना जाता है। ये जापानी शब्द है। सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो समुद्र के समानांतर विशाल तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसकी आवृत्ति और आयाम तट की ओर निरंतर वृद्धि करता रहता है। ठीक है, तट की ओर जब बढ़ता जाता है तो इसकी आवृत्ति और आयाम दोनों में पॉजिटिव दिखाई देती है, यानी बढ़ोतरी दिखाई देती है। ठीक है, ये तो होगी सुनामी। सुनामी की लहरों के साथ जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये गहरा पानी है हमारे समुद्र का, ठीक है, तो ये जहां तक सुनामी हो नीचे से लिए हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की लहर दिखाई दे रही होगी, यानी कि ये जो फ्लो बना होगा ना, गहराई लिए हुए होगा अंदर तक, इसलिए ये अधिक प्रलयकारी होती है। सुनामी का तरंग दैर्ध्य 160 किलोमीटर तक देखा गया है, ध्यान दीजिएगा, और साथ ही इनकी गति अत्यधिक होती है। कभी कभी ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे तक की भी दिखाई देती है, मतलब 650 किलोमीटर एक घंटे में ये तरंगे कवर कर ले जाती हैं। इसलिए सुनामी को खतरनाक माना गया है, और विश्व में कई बार कई स्थानों पर सुनामी आ चुकी है, उसमें भारत भी एक देश है। ठीक है, यहां भी हम सुनामी का सामना कर चुके हैं, विशाल सुनामी। ठीक है, तो ये हो गई सुनामी के बारे में एक छोटी इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं, खुले सागरों में इन तरंगों में अधिकतम ऊंचाई जो होती है 1 किलोमीटर की भी होती है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई जो उठ रही लहर, इसकी बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इस लहर की ऊंचाई 1 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, खुले सागर की बात हो रही है, मतलब कि सागर का मध्य वाला हिस्सा होता है, तटों के पास इतनी ऊंचाई नहीं होती है। मध्य सागर में अगर हम देखेंगे तो 1 किलोमीटर तक की भी ऊंचाई तरंगों की, इसकी सॉरी लहर की आपको देखने को मिल सकती है। परंतु जब ये तट के उथले जल में प्रवेश करती है तो इनकी ऊंचाई में अचानक असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे बहुत कम समय में ही भीषण विनाश की उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो खुला सागर में 1 किलोमीटर कुछ नहीं होता, लेकिन ये जैसे ही तट के पास पहुंचेंगे और 1 किलोमीटर ऊंचाई लिए हुए होंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही विशालकारी हो जाएगा और सीधे पानी जो है तट से, तट को तोड़ता हुआ शहर या कस्बे या फिर से आप कहते हैं वहां पर पहुंचेगा और विशाल जो है नुकसान और जनहानि ये कर देता है। ठीक है, सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे संवेदनशील स्थिति में है, मतलब सबसे अधिक जो सुनामी का सामना करना पड़ता है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र को करना पड़ता है। उसका कारण जो सबसे पीछे का है, वो जब, क्योंकि वो जो ये पेटी है ना, ये भूकंप से प्रभावित है, और यहाँ पर भूकंप के आने का जो कारण है वो है यहाँ पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं अंदर, उससे क्या होता है, एक तो भूकंप महसूस होते हैं, साथ साथ
ये भूकंप जो है सुनामी में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए प्रशांत महासागर का क्षेत्र तीनों ही सेक्शन के लिए, चाहे भूकंप कह लीजिए, चाहे सुनामी कह लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी कह लीजिए, इन तीनों ही सेक्टर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और स्टडी सेक्टर है। मतलब सबसे अधिक जो ये सब चीजें होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, वो इसी क्षेत्र में होती है। 2018 पीसीएस का क्वेश्चन उठा के आप लोग देखिएगा, उसमें इन तीनों को कोरिलेट करके जो है क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में ये सर्वाधिक जो होते हैं शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वहां पर ये लगातार उठते रहते हैं, इसलिए रेगुलरिटी बनी रहती है सुनामी आने की, इसलिए ये क्षेत्र खतरनाक बना रहता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के नीचे उत्पन्न सुनामी लहरें भारतीय प्लेट के विक्षेपण का परिणाम थी। ठीक है, जो आई थी 2004 में। इस भूकंप की तीव्रता जो थी रिक्टर स्केल पर मापी गई थी 8.9 थी, जिसके कारण क्या हुआ था, एक प्रलयकारी सुनामी उत्पन्न हुई थी, काफी जान माल का नुकसान हुआ था भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 11 मार्च 2014 को आए सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद वहां सुनामी लहरें उठी थी और भयंकर विनाश देखने को मिला था। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता कितनी नापी गई थी, 9 नापी गई थी, जो अब तक की सर्वाधिक है। और इसी में जो है वहां का फुकुशिमा जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर, वो प्रभावित हुआ था और रेडिएशन का स्तर जो है काफी मात्रा में फैल गया था। ठीक है, तो ये जो है मामला है आपका। अब देख लेते हैं सुनामी चेतावनी प्रणाली। सुनामी चेतावनी प्रणाली कि किस किस माध्यमों से सरकारें जो है सुनामी को आने से पहले उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम रखा गया डार्ट। इसका नाम है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ठीक है, तो फुल फॉर्म है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये एक विशेष तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित जगहों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जाती है इसके माध्यम से। ठीक है, तो पहली जो है चेतावनी प्रणाली का नाम क्या रखा गया, डार्ट। दूसरा है आपका कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स। ये क्या होता है, इसके इस संबंध में विश्व में 14 देशों में इसे स्थापित करने की दिशा में सक्रिय है। इन सुनामी के संबंधित आपदा के संबंध में 20 से 24 घंटे पहले चेतावनी इसके माध्यम से जारी की जाती है। एक सेटअप 14 देश मिलकर लगा रहे हैं और उसके माध्यम से एक दूसरे को सूचना पहुंचाएंगे इनके डिटेक्टर से। ये जो है रेज, कॉस्मिक रेज के माध्यम से पता लगाएंगी कि सुनामी उत्पन्न होने से 24 घंटे पहले चेतावनी ये जारी कर सकती है। तीसरा है बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर। यह प्रणाली उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी, भू आंतरिक और दूर संवेदी प्रौद्योगिकी यानी सैटेलाइट पर आधारित होती है और इनमें भूकंप केंद्रों तथा ज्वार भाटा के चेतावनी केंद्रों के नेटवर्क को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि कभी वो भी कारण बनते हैं बड़ी सुनामीज का। ठीक है, तो जो जमीन के अंदर प्रेशर होता है ना, उसको रिकॉर्ड करके ये जो चेतावनी जो है जारी करता है, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर। अगला है सुनामी चेतावनी प्रणाली, मिसप्रिंट हो गया, चेतावनी प्रणाली है। ठीक है, अक्टूबर 2007 में भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। इस प्रणाली से मिलने वाली जानकारी भारत अपने पड़ोसी देशों को भी उपलब्ध कराता है। यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थापित की गई। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि अनअकैडमी के ऐप को कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगे। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड PS10 यूज करना है और ये फ्री क्लासेस आपको दिखने लगेंगी। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। ये एक 12 मार्च से स्टोर जो है अनअकैडमी का खोला जा चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर में। यहाँ पे जाके आप अभी सब्सक्रिप्शन से लेकर हर चीज की क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। एक स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को आयोजित होता है 10 बजे। इसमें पार्टिसिपेट करके रैंक 25 तक के बच्चे 100% स्कॉलरशिप अनअकैडमी के कोर्सेज का प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में RO के टेस्ट में पार्टिसिपेट करके 25% का स्कॉलरशिप भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारथी नामक बैच 16 मार्च से चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री मिनी सीरीज थी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कॉम्बो जो है इस टाइम मिल रहा है 12 महीने कोर्स यूपीपीएससी एंड यूपी का 9,350 और 6 महीने का 7,650।
वीडियो को लेना चाहते हैं तो इस कॉम्बो में आप ले सकते हैं, और इसके लिए आपको 10% डिस्काउंट के लिए यहाँ पे मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ कैटेगरीज जो है इनको स्वतंत्र रूप से अलग से कर दिया गया है ताकि कम फीस में आप जो है इन कोर्सेज को प्राप्त कर सके। इसमें लेखपाल, वीडियो और कांस्टेबल ये चीजें उपलब्ध है। इस पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको बस करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज करना है PS10। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो मेंस के लिए बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सारथी नामक एक बैच 16 मार्च से शुरू किया गया, जो PCS 2022 के लिए जो 12 जून को प्रस्तावित है उसके लिए कंप्लीट पैकेज बैच का आपको मिल रहा है। और लक्ष्य नामक बैच एक 9 मार्च से संचालित हो रहा है, इसमें 11 बजे आपको मेरी पॉलिटी के सेशंस मिलते हैं। 2023 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस का ये शानदार बैच है। एक और 25 फरवरी से सारथी नामक बैच संचालित किया जा रहा है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर आपको उपलब्ध है। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीटी प्लस, लेखपाल, बी और ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए क्या हमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो बताओ, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। फीस की अगर हम बात करें तो 24 महीने की फीस 13,600 रुपए, और 12 महीने की फीस 9,350 रुपए, 6 महीने की फीस 7,650 रुपए। रेफरल कोड में आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस 10% का डिस्काउंट के साथ 24 महीने की फीस 12,240 हो जाती है, 12 महीने की 8,415, और 6 महीने की आपकी 6,885 रुपए। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी करने के लिए। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो पे कोई शिकायत, इसकी शिकायत अपन अकेडमी को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कल जो है भूकंप करा, सुनामी की, दो टॉपिक कवर किया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम लोग के जो मेंस के सिलेबस में है PCS में, उसमें अगला टॉपिक हम लोगों का महासागरीय धाराएं, ज्वालामुखी रह गया। किसी सेशन में ज्वालामुखी को कवर अप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है महासागरीय धाराएं, उसमें पहला टॉपिक है, उसको देखेंगे हम लोग कि क्या है महासागर, क्योंकि प्योर क्वेश्चन महासागरीय धाराओं पे आता है, ठीक है। तो पहले जानते हैं महासागरीय धाराएं होती क्या है, फिर इससे जुड़े हुए अन्य क्वेश्चन के जो पार्ट है उन पे भी चर्चा करेंगे। महासागरीय जो जल होता है वो सदैव क्या होता है, गतिशील रहता है, मतलब हमेशा ये चलने वाली प्रकृति है इसकी। और ये गतिशील जल अपनी मात्रा, प्रवाह की दिशा एवं अन्य कारकों के प्रभाव के आधार पर विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जब जो जल की धारा में कितना जल उसके साथ जा रहा है, स्पीड कितनी है, इन चीजों को लेकर जो है उसको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इस सभी फैक्टर्स देखते हुए इसे 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जो महासागर का जल होता है इसे 3 प्रकार से 3 खंडों में बांटा गया है, यानी कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक को तरंग कहते हैं, एक को धाराएं कहते हैं, और एक को ज्वार भाटा कहते हैं। तो महासागर जल के संचरण के आधार पर उसको 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। कितने? 3 पार्टों में बांटा गया है, तरंग, धाराएं और ज्वार भाटा, महासागरीय जल को। आगे देखते हैं इनको वर्गीकरण को। और सबसे पहले अगर हम बात करें महासागरीय धाराओं की, तो ये क्या होते हैं इनको देखिए। महासागरीय धाराएं क्या होती है? एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति की महासागरीय धारा कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा में, ध्यान रखिएगा, निश्चित दिशा में जो जल प्रभावित होता है गति के साथ, एक निश्चित गति के साथ, उसे महासागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न आधारों पर महासागरीय जल धाराओं का वर्गीकरण भी किया जाता है, इनके अंदर कर भी एक वर्गीकरण पाया जाता है। बस सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए प्लीज सभी लोग, ठीक है। अब पहले हम लोग देखिए, हम लोगों ने एकदम समझ के चलिए तब समझ में आएगा। हमने पहले जाना कि महासागरीय धारा या जल क्या होता है। इसके 3 पार्ट हमने बताया, तरंग, धाराएं और ज्वार भाटा। सबसे इंपॉर्टेंट है धाराएं, इसी पे क्वेश्चंस भी बनता है। तो अब धाराओं को भी वर्गीकरण किया गया है विभिन्न आधारों पर, उनको देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तरंग की तरफ और ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सागरीय जलधारा की उत्पत्ति के क्या कारण है? जो जलधारा हमने बताई महासागरीय धारा, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, किन किन कारक हैं जो क्या कहते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में भूमिका निभाते हैं, एक एक करके इसको देखेंगे। क्वेश्चन जो सीधा आता है, आ चुका है क्वेश्चन 2019 मेंस में, कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं और इनकी उत्पत्ति के कारण बताइए, ठीक है। तो पहला कारण जो है आपका वो है पृथ्वी का परिभ्रमण गति, यानी कि जिसे पृथ्वी घूम रही है उसकी गति एक कारण है जलधाराओं की उत्पत्ति का। तो पहला कारण क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और महासागरों के जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी के साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। इससे जल के
विपरीत गति उत्पन्न होती है तथा वह पूरब से पश्चिम, ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी के ठीक उल्टा घूम रहा होता है, की ओर प्रभावित होने लगता है। इसका कारण क्या है? जैसे कि आप समझिए ये कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन उसके साथ उस पे जो जल है, जल की स्पीड धीरे धीरे से कम होती चली गई। तो दोनों का जो उल्टा उत्पन्न क्या कहते हैं वो हो गया। आप समझिए इस चीज को। ये घूम रही मान लीजिए पृथ्वी अपनी धुरी पर, लेकिन उसके ऊपर पानी है, पानी ने वो स्पीड नहीं बना पाया, इसलिए जो उसकी धारा हो गई भविष्य धीरे धीरे करके वो पलट गई, यानी कि ठीक पृथ्वी के विपरीत दिशा में अब वो पानी बह रहा है, जो धारा है। ठीक है। भूमध्य रेखीय धारा इसी कारण उत्पन्न होती है। तो भूमध्य रेखीय धारा के उत्पन्न होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, और इसी वजह से एग्जैक्ट भूमध्य धारा जो है ठीक पृथ्वी के उल्टी दिशा में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं जो है वो दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। बेसिकली जो ये होता है वो है विक्षेपक बल। विक्षेपक बल के कारण जो है ये देखने को मिलता है। अभी आप ज्योग्राफी जहां पढ़ते हो वहां पर आप लोगों ने समझा होगा विक्षेपक बल, लेकिन आपको अपने आंसर में कुछ चीजों को मेंशन करते हुए चलना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने यहाँ पे बात की कि पहला जो कारण था वो था पृथ्वी का परिभ्रमण गति, और ये ठीक विपरीत क्या कहते हैं कि जैसे पश्चिम से पूरब की ओर अगर पृथ्वी घूम रही है तो जल धाराओं की जो गति हो जाएगी वो पूरब से पश्चिम हो जाएगी। और क्या नाम है, ये दाहिने जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वहां पर ये दाहिने ओर, ध्यान रखिएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, और उसके पीछे का कारण है विक्षेपक बल। ठीक। तो पहली हम लोगों ने देखा पॉइंट, पृथ्वी का परिभ्रमण गति। दूसरा कारण है महासागरों की धाराओं की उत्पत्ति का, वो है प्रचलित पवने। ठीक है, जो प्रचलित पवने हैं दूसरा कारण माना जाता है धाराओं की उत्पत्ति का। जो सागरों के ऊपर चलने वाली हवाएं या पवने अपने साथ जल को बहाकर ले जाती है। वास्तव में विश्व की अधिकांश जलधाराएं स्थानीय पवनों का अनुसरण करती है। ठीक है, स्थानीय पवन जैसे कि बिस्टल, मोरा, इनको स्थानीय पवन बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ लू है, तो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर जो जलधाराएं बनी हुई है समुद्र के, वो वहां की लोकल्स विंड की वजह से ही उनकी दिशा निर्धारित हुई है। ठीक है। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवने, ठीक, पछुआ पवने, ठीक है, आदि। ये क्या है? ये पवने ही इन धाराओं का निर्धारित करती हैं दिशाएं, और उसी के अनुसरण जो है धाराएं करती हैं। दूसरा कारण क्या हो गया हमारा जलधाराओं के निर्माण में? प्रचलित पवने। तीसरा कारण है वायु दाब। हम बहुत डिटेल नहीं कर सकते, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं इसको, जान रहे हैं आप लोग, बहुत डिटेल नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता है, न तो इतनी क्या कहते हैं कि आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। शब्द सीमा से ज्यादा समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर चीज को बहुत डिटेल करते चले जाएंगे तो उतना आप उत्तर पूरा नहीं कर पाएंगे कॉपी में अपने आप। तीसरा है वायु दाब। जहां वायु दाब अधिक होगा वही जल तल जो है नीचा रहता है, जबकि कम वायु दाब वाले क्षेत्र में जल तल ऊंचा होता है। इससे ऊंचे जल तल के से नीचे जल तल की ओर धाराएं का चलने का मतलब, जैसे आपको सिंपल सी बात है, देखिए दो कंसेप्ट समझिएगा इसमें कि अगर वायु दाब अधिक है तो जल तल क्या होगा? नीचा, मतलब जल के जो लेवल होगा पर्टिकुलर समुद्र के अंदर की हम बात कर रहे हैं, वहां वो नीचे होगा। और जहां पर वायु दाब कम होगा वो जल थोड़ा ऊंचाई पे लिए होगा। तो जो हिस्सा ऊंचा होगा, मान लीजिए ये ऊंचा है, ये हिस्सा नीचा है, तो जाहिर सी बात है जल कहां से कहां बहेगा? इधर से इधर बहना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा कारण क्या है? वायु दाब। तीसरा कारण हमारा किस चीज का? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का। चौथा कारण माना जाता है वाष्पीकरण और वर्षा। जिन सागरों में वाष्पीकरण अधिक होता है उनका जल नीचे रहता है, ठीक, जबकि अधिक वर्षा वाले सागर का तल अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। भाई अंडरस्टूड है, जब पानी उड़ जाएगा भाप बन के तो वहां का यहाँ का लेवल नीचे हो जाएगा, और जहां बारिश हो जाएगी निश्चित रूप से वहां पर जल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दशा में भी धारा क्या हो जाएगी? इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो वाष्पीकरण और वर्षा भी माना जाता है चौथा कारण किस चीज का? महासागर धारा का जो उत्पत्ति के कारण में से एक। अगला माना जाता है घनत्व प्रवणता। जिन सागरों में लवणता, जानते हैं आप सागर का जल में लवण पाया जाता है, नमक पाया जाता है, कम होती है, उनका घनत्व भी कम होता है। जल धाराएं जो होती है ना, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रभावित होती है। तो हमने क्या देखा? पांचवा कारण जल घनत्व, जल का घनत्व जो है या घनत्व प्रवणता जो है वो आपका पांचवा कारण है किस चीज का? महासागर की धाराओं की उत्पत्ति का। छठा कारण है तापमान में अंतर। तापमान में अंतर।
अधिक ताप के कारण जल जो है गर्म होकर फैलता है। ध्यान दीजिएगा, पानी जब कोई भी चीज गर्म करते हैं तो क्या होता है, फैलता है। इसी तरीके से पानी भी क्या होता है, फैलता है, और इसके आयतन में वृद्धि होती है, और इसी कारण क्या है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। जबकि जब कम ताप होता है जब, तो जल क्या होता है, ठंडा होकर सिकुड़ जाता है, और इससे क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो जलधारा है वो चलने लगती है। तो एक कारण माना जाता है तापमान का अंतर, ठीक है। और ये भी होता है तापमान की गर्म से ठंडे की ओर जो है जल क्या है, प्रभावित होता है। ठीक, तो हो गया तापमान का अंतर हमारा। आगे बढ़ने से पहले तो एक बार में क्विक रिवीजन देख लीजिए फटाफट। अगर हेडिंग देखनी कम से कम लिख तो लेता ही आदमी, लेकिन हेडिंग भूल जाता है, तो फटाफट एक एक नजर में फटाफट रिवीजन। पहला क्या है, जल धाराओं की उत्पत्ति कारण में पृथ्वी की परिभ्रमण गति। दूसरा है प्रचलित पवने। तीसरी है वायु दाब। चौथा है आपका वाष्पीकरण और वर्षा। पांचवा है घनत्व प्रवणता, और छठा है तापमान का अंतर। ये 6 कारण हैं जल धाराओं के निर्माण होने के या जल धाराओं के बनने के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि महासागरीय धाराओं को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार पर या उनकी उत्पत्ति के कारण पर चर्चा करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने चर्चा कर लिया कि महासागरीय धारा बनती कैसे कैसे है, ये कारण हमने बता दिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आता है इनके प्रकार पर, महासागरीय धाराओं के प्रकार पर। ये कितनी प्रकार की महासागरीय धाराएं होती हैं, या महासागरीय धारा को परिभाषित करते हुए उनके उनके प्रकार का वर्णन करें या प्रकाश डालिए। ठीक है, इस तरीके से बनता है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। सेशन को लाइक शेयर प्लीज सभी लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलते क्या करके देखते हैं इसको। देखिए, दिशा, गति एवं आकार के आधार पर प्रकार, एक ही तरीके से नहीं, कई प्रकार आप इसको मिला भी सकते हैं। तो दिशा, गति और आकार के आधार पर महासागरीय धाराओं के प्रकार। सबसे पहले प्रवाह देखते हैं। प्रवाह के आधार पर क्या है, जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर न्यून गति से आगे की ओर गतिमान होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह नाम सुना होगा आपने, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये जो धाराएं हैं ये प्रवाह का उदाहरण है। ठीक है, अगर प्रकार में आता है तो सबसे पहला प्रकार महासागरीय धारा कौन सा हो जाता है, प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है जब सागर की जल उसके ऊपर उड़ने वाली चलने वाली जो पवने हैं, स्थानीय पवन, उसके आधार पर उनकी गति से धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, जिसे हम लोग प्रवाह कहते हैं, जैसे कि दक्षिण दक्षिण अटलांटिक प्रवाह और उत्तर अटलांटिक प्रवाह। दूसरी धारा, जब सागर के अंदर धरातलीय जल, धरातलीय है, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, धरातलीय जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रभावित होता है तो उसे जल धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से क्या होता, अधिक होती है। जैसे पेरू की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, मतलब जैसे मान लीजिए समुद्र है आपका, तो समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन एक अलग ही धारा, मतलब एक समुद्र के अंदर समझिए एक नदी चल रही है। ठीक है, तो उसको ही धारा बोला जाता है। इसकी गति ज्यादा होती है, उसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है वो भी जो है ज्यादा मात्रा में जा रहा होता है। ठीक है, तो दूसरा है धारा आपका प्रकार में। तीसरी है विशाल धारा, जब सागर का अल्पीय जलधारा नदियों के समान निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा के नाम से जानते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, मतलब उस धारा से भी, मतलब विशाल नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक विशाल धारा का उदाहरण है। मतलब एक समझिए कि बड़ी नदी उसके अंदर, समुद्र के अंदर उसी दिशा में बह रही जिस दिशा में बाकी पानी बह रहा हो, लेकिन इसकी प्रकृति क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, या इसके विपरीत भी बह सकती है। ठीक है, इसे बोलते हैं विशाल धारा। तो गति दिशा, फिर हम लोग देखते हैं वो तो दिशा के और गति के आधार पर हमने बांटा था धाराओं को। अभी क्या है, गहराई के आधार पर धाराओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं।
पहली है सतही जलधारा, ठीक है, सतही जलधारा। महासागरीय जल का 10% भाग जो है सतही या ऊपरी जलधारा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि पूरा मान लीजिए समुद्र है, ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये ना, ये 10% सिर्फ, इसको क्या कहा जाता है, सतही जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये धाराएं महासागर के 400 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। तो अगर इसकी गहराई देखेंगे 10% की, तो लगभग 400 मीटर मानी जाती है लगभग। तो 400 मीटर तक की जो धाराएं होती है उन्हें सतही जलधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये मात्र 10% जल होता है कुल समुद्र का। दूसरी एक गहरी जलधाराएं, ये महासागरीय जल का 30% भाग गहरी होती हैं, और ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व व गुरुत्व की या गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के कारण प्रभावित हो रही होती है। तो गहराई के आधार पर सतही और गहरी जलधारा के रूप में आप बांट सकते हैं। अब अगर हम तापमान के आधार पर जलधाराओं को प्रकार को देखते हैं तो दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। एक है गर्म जलधारा, दूसरी है ठंडी जलधारा। अमूमन प्री में क्वेश्चन जो है यहां से आता है, प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो मान लीजिए अगर प्रकार आ रहा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गर्म और ठंडी जलधारा, तो हमने देखा तीन आधार पर हमने जलधाराओं के प्रकारों को वर्गीकृत किया। दिशा और गति के आधार पर, दूसरा गहराई के आधार पर, और तीसरा है हमारा तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर तीसरी जो प्रकार हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, गर्म, और दूसरी ठंडी जलधारा। पहले गर्म जलधारा देखते हैं। ये जलधाराएं जो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर जा रही होती है, उन्हें क्या कहते हैं, गर्म जलधारा, ठीक। यह प्राय निम्न अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा से यानी कि उच्च अक्षांशों यानी कि समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर चलती। जाहिर सी बात है निम्न अक्षांशों पे गर्मी ज्यादा होती है, यानी कि तो ऊपर जैसे आप अक्षांश देशांतर आयोग जान ही रहे होंगे आप लोग, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों के ऊपर जो है ये बह रही होती है अमूमन। तो तभी ये क्या कहते हैं, क्योंकि निम्न अक्षांशों पे ही गर्मी ज्यादा पाई जाएगी ना। हायर जैसे क्या कहते हैं कि उस तरीके से जब जाएंगे आप तो वहां पर गर्मी धीरे धीरे, ठंडक आपको ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ठंडक बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती है ये, ठीक है, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर्टिकुलर जो समुद्र होंगे वहां का तापमान कम होगा और इनका तापमान अधिक हो, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र से होती हुई जा रही है, ठीक है। अतः यह धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती वहां का तापमान क्या करती हैं, बढ़ा देती है, ठीक। तो ये हो गई गर्म जलधारा। दूसरी, अच्छा पहले उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए गर्म जलधाराओं के पहले, ठीक है। क्योंकि पीसीएस 2018 में अगर आपने पेपर देखा होगा उसका, तो वहां पे ध्यान दिया होगा आपने, क्वेश्चन पूछा था गर्म जलधाराओं के बारे में ही, और पूछा था कि कुछ प्रकार भी बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रकार भी पूछा था, तो यहाँ एक जगह रख दिया मैंने, और इस तरीके से रखा है कि आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जाए। ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, ये अटलांटिक महासागर की और हिंद महासागर, इसको देख लीजिएगा, जैसे नाम तो सुना ही होगा। उत्तरी विश्वतीय रेखीय जलधाराएं, क्यूरिसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा और सुशीमा धारा, ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की धारा, एंटीलिना की धारा और एल नीनो धारा, ये सब क्या है, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा, अगलुहास, मेडागास्कर धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह और दक्षिणी विश्वतरेखीय जलधारा, ये सब क्या है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। इसको इस रूप में भी बांटा गया है, ठीक है। अब दूसरी है ठंडी जलधाराएं, ठीक उसके विपरीत होती हैं। वे जलधाराएं जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं, ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। यहां पे क्या होगा, ये उच्च अक्षांशों से यानी ध्रुवों से निम्न अक्षांशों यानी कि भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से क्या होगा, कम होगा। ये धाराएं बिना क्षेत्रों के चलती हैं। ये धाराएं जिन क्षेत्रों की चलती वहां का तापमान क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ठीक विपरीत होती हैं उसके जो आपकी गर्म जलधारा होती है, ठीक। तो हमने देखा कि तापमान के आधार पर तो तीन आधार देखे हमने जलधाराओं के वर्गीकरण में। अगर आपसे प्रकार में पूछेगा तो प्रकार में आप पहले स्पष्ट करेंगे कि गति, दिशा के आधार पर जलधाराओं में अंतर बताया आपने, प्रवाह, ठीक है, प्रवाह बताया आपने, फिर बताया आपने, देख लीजिए फटाफट क्विक रिवीजन एक बार, नहीं तो फिर मिक्स होता है मामला ना, जल्दी देख लीजिए।
अगर हमने बात आई कि दिशा गति के आकार पे, पहला था आपका प्रवाह, दूसरा था धारा, और तीसरे थे आपकी विशाल धारा। ठीक, गति दिशा के आधार। फिर हमने बात की गहराई के आधार पर, जिसमें हमने बात की पहली सतही जलधारा, और दूसरी क्या है, गहरी जलधारा। ठीक, गहराई के आधार पर। तापमान के आधार पर हमने बात की, दो जलधाराएं बताई गई, गर्म और ठंडी। अब ये ठंडी की भी उसी तरीके से मैंने बांट दिया है आपके समझने के लिए, और आसानी से ग्रैप्स कर पाओ एक जगह। ये प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं, और ये हिंद महासागर की ठंडी धाराएं। इनको याद कर लो, और कोई तरीका नहीं है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दो तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इसमें, कि कौन सी धारा किस ठंडी है, कौन सी गर्म है, किस महासागर की है। तो क्यूराइल, कैलिफोर्निया, पेरुवियन, अंटार्कटिका और ओखोस्टक, ये सब क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इरमिंगर, केनारी और फॉकलैंड, ये सब क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा और प्रवाह अंटार्कटिका, ये क्या है, आपकी हिंद महासागर की क्या है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है क्वेश्चन, जो एक अलग से आता है, देखिए जिसमें क्वेश्चन जो महासागरीय धाराओं बनते हैं उसके सारे पार्ट को मैंने कवर किया है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन बनता है उनका प्रकार पर, और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो प्रभाव और महत्व पर, भैया इसका इंपॉर्टेंस क्या है धाराओं की। ठीक है, तो महत्व पर भी क्वेश्चन बनता है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। मतलब जो चीज ठंडा है वो गर्म करती है, जो एरिया गर्म है उसको ठंडा करने का काम पृथ्वी प्राकृतिक रूप से इन जल धाराओं के माध्यम से करती रहती है। ठीक है, गर्म धाराएं जहां तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वही ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान में गिरावट ला देती हैं। ठीक, तो अपनी इस प्रकृति के अनुसार जो है धाराएं अपना काम करती हैं। एक तरीके से जो पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन है, जो एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करने में धाराएं महत्वपूर्ण है। दूसरा, गर्म धाराएं अपने साथ आने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती है। ठीक है, क्या कराती है, वर्षा कराती है। जो उनके साथ आर्द्र पवने हैं उनके साथ मिलने के, जैसे कि भाई ऊपर जो हवा चल रही है उसके ऊपर जो हमने बताया स्थानीय पवने, तो हवा जो गर्म होगी वो क्या करती है, भाप से जो पानी उड़ रहा है वो धीरे धीरे उन हवाओं के माध्यम से क्या होगा, उसमें शामिल होता जाएगा, उनकी आर्द्रता बढ़ाता जाएगा, और ये पवने जब समुद्र से आगे बढ़ती हुई किसी स्थलीय पार पर पहुंचेंगी तो क्या करेंगी, वो कहीं पे टकरा के बारिश कराती है। ठीक है, तो पवनों की आर्द्रता और वर्षा में के लिए सहायक होती है। और जो ठंडी धाराएं होती हैं वो तटीय भाग में शुष्क दशाएं निर्मित करती है। ठीक है, जो अगर ये ठंडी जल धाराएं होती है, जैसे बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है कहीं पर, तो वहां का जो तटीय क्षेत्र होता है ना, आप देखते होंगे जैसे कि अगर साउथ इंडिया की बात कर ली जाए, बहुत कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साउथ इंडिया में जो लोग, आप लोग कभी गए होंगे, तो जो कोस्टल रीजन है वहां पर का जो टेम्परेचर होता है ना, एक एवरेज मेंटेन टेम्परेचर होता है ना, तो बहुत गर्मी पड़ रही होती है, बहुत ठंडी। उसका कारण क्या है, ये जलधाराएं ही होती है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जो ठंडी धाराएं अपने साथ प्लावी हिमशैल लेके आती हैं, यानी कि आइस बर्ग जिसे कहते हैं आप। ठीक है, जो क्या होती है, ये ताजे मीठे पानी का विशाल भंडार होती है। आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते हो, लेकिन इन समुद्र के पानी के साथ जो विशाल हिमखंड टूट के आते हैं ध्रुवों से, वो इन ठंडी जलधाराओं के साथ ही आते हैं, और ये जो है आके नदियों के रूप धारण कर लेते हैं, और आपके लिए एक मीठे पानी का सोर्स भी उपलब्ध कराते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण हो गया, महत्व हो गया किसका, जलधाराओं का। ये धारा अपने साथ प्लवकों को भी लेकर आती हैं। जो क्या होते हैं प्लवक, ये मछलियों के मुख्य आहार होते हैं। ठीक है, और जो ठंडी व गर्म धाराएं मिलती हैं वहां पर इन प्लवकों का विकास बहुत तेजी से होता है, और फलस्वरूप मछलियों का आसानी से वहां पकड़ा जाता है। देखिए जैसे बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र है, ये प्लवक क्या होता है, एक तरीके से जो कहते सकते हैं आप, हरे हरे रंग की होती है, भोजन है, ये मछलियों का प्रमुख भोजन है, आहार कह सकते हैं आप इसे।
और आपने देखा जैसे ग्रैंड बैंक है जो सबसे बड़ा माना जाता है मछली पकड़ने का अड्डा या सबसे ज्यादा। तो जब ये दोनों ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां पे मिलती है ना, वहां पे ये प्लवक बहुत तेजी से विकसित होते हैं। और जब जहां तेजी से भोजन होगा वहां पे मछलियां ज्यादा आकर्षित होंगी खाने के लिए। तो जो मछली पकड़ने का जो व्यापार है या मछली पालन का, मछली पालन कर रहा हूं, मछली पकड़ने के जो समुद्री मछली का, वो तेजी से विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी ये जलधाराएं। ये सागरीय धाराएं समुद्र के विशाल महामार्ग की भांति हैं, जिनका इस्तेमाल समुद्री जलयान के अनुसरण के लिए किया जाता है। ये क्या है, एक तरीके से मैंने जैसे बताया ना, समुद्र के अंदर एक मोटी मोटी धाराएं चलती है, यानी कि एक तरीके से नदी जैसे बह रही होती है। इस जिस दिशा में बह रही हो उसको रूट बना लेते हैं जो बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो क्या होता है, वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं और साथ में अपने ईंधन की भी बचत कर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक राजमार्ग का निर्माण करती हैं, किसके लिए, समुद्री जहाजों के लिए। छठा पॉइंट है, भारत में मानसून को निर्धारित करने में समुद्री धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आप लोगों ने देखा इस बार बारिश कम होगी, इस बार अधिक होगी, क्यों, क्योंकि एलनीनो का प्रभाव है, लानीनो का प्रभाव है। ये एलनीनो लानीनो है क्या, धाराएं ही है। ठीक है, तो इनका इफेक्ट भारतीय मानसून पे भी बहुत देखने को मिलता है। ठीक भाई, तो ये था धाराओं पर आज का टॉपिक हमारा। अब देख लेते हैं चक्रवात। महासागरीय धारा देखी हमने, उसके चार पार्ट को देखा हमने, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका। इसमें पहला देखा हमने उनके उत्पत्ति के कारण को, फिर देखा हमने उनकी जो है उनका प्रकार हमने बांटा, मतलब उनके प्रकारों को देखा, प्रकारों को भी हमने 3 खंडों में बांट के देखा। फिर हमने देखा कि इनकी जो वो है महत्व क्या है उसको देखा। अब अपना एक टॉपिक देख लेते हैं, चक्रवात क्या होता है। ये भी मेंस का सिलेबस है आपका। चक्रवात निम्न वायु दाब के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायु दाब के समदाब रेखाएं होती। ठीक, क्या होते हैं चक्रवात, निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं और इनके बाहर जो है बढ़ते वायु दाब की रेखाएं होती हैं। क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता चला जाता है, इसलिए केंद्र की ओर हवाएं जो है चलने लगती है। चक्रवात का भी आकार देखा होगा आपने, तो इस तरीके का होता है ना, चौड़ा होता चला जाएगा। ठीक, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बीच में जो है केंद्र वायुदाब कम होने की वजह से जो बाहर की हवा है वो अंदर की ओर जो है सिमटती हुई चली जाती है। ठीक, इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में, वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जो चक्रवात होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। जलवायु व मौसम के निर्धारण में चक्रवातों की पर्याप्त महत्व होती है। ये जहां पहुंचते हैं वहां पर वर्षा और तापक्रम की दशाओं में व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। भाई चक्रवात आता है, जैसी बात है कि वहां के जो बारिश भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ क्या होती है, क्योंकि महासागरों का अनुसरण करती है ये। ठीक है, जहां भी महासागर के क्षेत्रों का लगभग आप लोग देखते होंगे अधिकतर चक्रवात यहाँ आते हैं। जैसे भारत में कौन सा क्षेत्र है अपना, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, अक्सर सुनते होंगे आप कि वहां पे ये चक्रवात आया, वो चक्रवात आया, या फिर इधर अरब सागर की तरफ है ना। तो ये क्या करते हैं, वहां की व्यापक रूप से वहां के तापमान को और वर्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखिए चक्रवात जान लिया, अब चक्रवात के प्रकार देखिए। इसमें सबसे पहला जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। जैसे आपने अभी दिखाया मैंने, ये इस तरीके के हो सकते हैं, लगभग ये आकार लिए होते हैं, कभी कभी गोलाकार में होते हैं ये। आदर्श शीतोष्ण चक्रवात का दीर्घ व्यास जो होता है 1920 किलोमीटर का होता है। ठीक है, जो इसकी गोलाई होती है। परंतु लघु व्यास जो है इनका 1040 किलोमीटर तक का भी देखने को मिला है। ठीक, जो मिनिमम स्तर के होते हैं। कभी कभी ये चक्रवात 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं। जो अमेरिका में टर्नेडो अगर आते हैं, उनका जो क्षेत्रफल होता है 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक का होता है, यानी कि ये भयंकर वाले होते हैं। ठीक, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये आपका 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच ही बनते हैं। कितने से, 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री के अक्षांशों के मध्य जो है दोनों गोलार्धों में, यानी दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं। जहां ये पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूरब की दिशा में चलते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, जो भारत में भी आपने देखा होगा, हमेशा क्या है, पूर्वी जो हमारा है, जैसे उड़ीसा वाला सेंटर है, यहां पर जो है अधिकतर टकराते हैं तूफान। ठीक है, कि उनका कारण है
क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर आता है। जो पीछे से जो बने होते हैं चक्रवात, ये हमारे बंगाल खाड़ी में प्रवेश करके भारत से टकराते हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर आ रहे होते हैं। ठीक है। तथा मध्य अक्षांशों में मौसम के बड़े पैमाने को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। इनके चलने के मार्ग में वो झंझा पथ कहा जाता है, क्योंकि अपने साथ ही बिजली तड़काते हुए गरज चमक के साथ ही चलते हैं, तो इनके पथ को झंझा पथ के नाम से जाना जाता है। और इनकी गति सामान्य रूप से 32 किलोमीटर पर घंटे से लेकर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ते हैं। दूसरी है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है इनको। ये निम्न अक्षांशों के मौसम विशेषकर वर्षा पर इन चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है। यानी बारिश कराने में जो, अगर दोनों चक्रवातों में देखा जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की बात हो रही है। इन प्रदेशों की गर्म व आर्द्र पवनें जब संवहनीय प्रक्रिया से ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, मूसलाधार बारिश उस क्षेत्र में होने लगती है इन चक्रवातों के प्रभाव में आकर। इन जो चक्रवातों की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो संघनन होता है। संघनन की गुप्त ऊष्मा, जो ये ऊपर से मतलब जो हवाएं समुद्र के ऊपर से जा रही हैं वो क्या करती हैं, वो गुप्त जो उसकी ऊष्मा है उसकी समुद्र की आर्द्रता को जो है अपने में अवशोषित करते चली जाती है और धीरे धीरे संघनन के माध्यम से ऊपर उठने लगती हैं और आने वाले समय में चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। ऊपर उठने वाली वायु जितनी गर्म व आर्द्र होगी, चक्रवात उतना ही तूफानी माना जाता है, क्योंकि उतनी ही ये ऊर्जा एक तरीके से गेन कर लेना समुद्रों से। ठीक है। और जितना ज्यादा ये गर्म होगी वायु और जितनी आर्द्रता ग्रहण कर लेगा, उसी के आधार पर इनकी तीव्रता निर्धारित होती है। सामान्य रूप से इन चक्रवातों का व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, परंतु कुछ इतने छोटे हैं जिनका व्यास 50 किलोमीटर तक भी देखा जाता है। इनकी सामान्य आकृति वृत्ताकार ही होती है या अंडाकार देखने को मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते, कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थिर रहते हैं और वर्षा करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आगे ही बढ़े, एक ही स्थान पर पैदा होकर उसी जगह पर घूम घूम के बरसात करते रहते। खासतौर से जो समुद्रों में बरसात होती है, तूफान आते हैं, वो जो होते हैं मेनली इन्हीं की वजह से, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से ही आते हैं। सागरों के ऊपर इन चक्रवातों की गति अधिक होती है, पर स्थल तक पहुंचते पहुंचते ये क्षीण हो जाते हैं। मतलब सबसे अधिक जैसे हमने बताया कि समुद्रों में जो तूफान आते हैं, तो जो लोग मछुआरा पिक्चर तो देखते होंगे आप, हॉलीवुड के देखते होंगे ना, उसमें बहुत भयंकर समुद्र में तूफान आ रहता है ना, ऊपर नीचे हो रही होती है। तो जो ये सब कार्यक्रम हो रहा होता है, वो जो हो रहा होता है वो इन्हीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से होता है। लेकिन जैसे जैसे तटों के पास पहुंचते इनकी ऊर्जा जो होती है कम होती जाती है, क्योंकि रास्ते में पानी अपना छोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। यही कारण है कि केवल तटीय भागों को ही प्रभावित करता है। यानी कि जैसे देखते होंगे आप, भारत में कोई भी चक्रवात टकराता है तो उसका प्रभाव कहाँ रहता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो तटीय क्षेत्र है वहीं तक होता है, आगे नहीं आ पाता इनका इफेक्ट। इसी वजह से इन्हें भारत में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, अमेरिका में हेरिकेन, चीन और फिलीपींस में टाइफून और जापान में टाइफू के नाम से जाना जाता है। इनके प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और बाढ़ भी आती है। ठीक है। ये तो चक्रवात था। इसकी ठीक विपरीत दशाओं को प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है। प्रति चक्रवात ये क्या होता है, जल्दी से इसको भी देख लीजिए। हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी एक नजर देख लीजिए। यह भी हवाओं का एक चक्रीय प्रवाह है, परंतु चक्रवात के विपरीत इसके केंद्र में, वहां पर निम्न दाब था तो यहाँ उच्च दाब पाया जाता, तभी तो उसको प्रति चक्रवात का नाम दिया गया है। उसके केंद्र में हमने देखा था कि निम्न वायु दाब पाया जा रहा है, इसके केंद्र में उच्च वायु दाब पाया जाता है। इसमें परिधि से बाहर की ओर क्रमशः घटते वायु दाब का संकेंद्रण समदाब रेखाएं होती, ठीक इसके एकदम उल्टा। वहां पर केंद्र में निम्न था, निम्न वायु दाब था, और बाहर क्या था, उच्च वायु दाब था। यहां केंद्र में उच्च वायु दाब है और बाहर क्या है, निम्न वायु दाब। परिणाम स्वरूप वायु का जो प्रवाह होता है केंद्र से परिधि की ओर होता है, मतलब सेंटर से इधर को जा रहा होता है। अतः प्रति चक्रवात किसी क्षेत्र में उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करता है और स्थिर मौसम दशाओं का निर्माण करता है। जैसे कि चक्रवात अपने साथ बारिश, तूफान, बिजली लेके आता है, ये जो होता उत्पन्न होता प्रति चक्रवात, तो उस मौसम में कुछ भी नहीं होता, नहीं कि स्थिर मौसम दशाएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतरित हो रही होती हैं, इसलिए इसके केंद्रीय भाग में मौसम साफ रहता है और वर्षा की संभावना
नहीं रहती है। यहाँ पर वहां से तो नीचे से हवा ऊपर उठ रही थी संघनन, यहाँ ऊपर से नीचे हवा आ रही होती है, इसलिए यहाँ पर जो जिस एरिया में प्रति चक्रवात का स्वरूप बनता है वहां पर क्या होता है, बारिश नहीं होती है, मौसम साफ रहता है। प्रति चक्रवात के मार्ग व दिशा में निश्चितता का अभाव होता है, कहीं पे भी हो सकती है। सामान्य रूप से प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जहां पे वहां देखा था हमने कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ क्या है, वहां उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या देखा जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो ठीक उल्टी दशाएं पाई जाती हैं प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात का आकार अत्यधिक होता है, बड़ा होता है, कभी कभी इनका व्यास 9000 किलोमीटर से भी अधिक होता है। शीतल प्रति चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में तापमान की न्यूनता के कारण बनते हैं, जबकि गर्म प्रति चक्रवात जो होते हैं वो तापमान की वृद्धि के कारण बनते हैं। इस पर टिप्पणी ही आती है, फुल क्वेश्चन प्रति चक्रवात पर अभी तक तो नहीं आया और उम्मीद है कि नहीं भी आएगा, तो देख लीजिए, वर्क दिया गया है। आप लोग कम्युनिटी के माध्यम से मेरी प्रोफाइल फॉलो करके अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं डेली बेस पर। 9 बजे करंट अफेयर का सेशन डेली होता है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। स्पेशल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मेरी प्रोफाइल, उसके माध्यम से फ्री सेशन है, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का डेली करते हैं 9 बजे ऐप पर। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमिक किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो रेफरल कोड में आप मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट उपलब्ध सभी ऑफर्स को प्राप्त कर सकते हैं। सेशन लाइक से जरूर कर दीजिएगा आप लोग। डेली सेशन 8 बजे मिल रहा है, इस टाइम पे 20 डेज रिवीजन प्रोग्राम करा रहे हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा, यूपी PCS मेंस के लिए। ठीक है, तो कर लीजिए, फायदा मिलेगा। अगर आप 22 का भी मेंस देने जा रहे हैं तब भी आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।